ऐसे ज़्यादा याद रहे, आप दिखेगा ना। शुरू करें। तो ये ऐसा क्या है? अच्छा, हाँ बच्चों, कल मृदा रंध्रावकाश के बारे में बताया गया था। उसके बाद में चर्चा करते हैं मृदा रंध्र। मृदा में दो प्रकार के रंध्र होते हैं, एक होता है केशीय रंध्र और एक होता है अकेशीय रंध्र। केशीय रंध्र जो होते हैं वो छोटे छोटे रंध्रों से मिलकर के बने होते हैं। देखिए छोटे छोटे रंध्र कहाँ मिलेंगे? छोटे छोटे रंध्र जो हैं, जिन मृदाओं का कणाकार छोटा होगा उसमें छोटे छोटे रंध्र मिलेंगे, और ये सब छोटे छोटे रंध्र मिल करके जो है छोटे छोटे रंध्र मिल करके केशीय रंध्र बनाते हैं। और मृदा में फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, या जिन मृदाओं में फसल उत्पादन क्षमता अच्छी है उनमें केशीय रंध्र का होना भी जरूरी है। बिना केशीय रंध्र के जो है ना तो इसमें जल रुक पाएगा, और जब जल नहीं रुक पाएगा तो पोषक तत्व भी नहीं रुक पाएंगे। तो इसलिए अधिकतर जो चिकनी मृदा होती है, चिकनी कार्बनिक मृदा, उसमें केशीय रंध्रों की संख्या जो है वो अधिक पाई जाती है। केशीय रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे ये छोटे छोटे कण जो है मृदा रंध्र, केशीय रंध्र या सूक्ष्म रंध्र, केशीय रंध्र या सूक्ष्म रंध्र। तो देखिए छोटे छोटे कण हैं मृदा में, छोटे छोटे ये कण, इनके बीच में जो रंध्रावकाश होता है वह छोटे छोटे रंध्रावकाश मिल करके केश नलिका या केशी नलिका की संरचना करते हैं। जैसे ये छोटे छोटे रंध्र हैं और ये देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते से इस तरीके से केश नलिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। केश नलिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो इनका निर्माण जब ही होगा तो कणाकार छोटा छोटा होगा, तो ये केशीय रंध्र कहलाते हैं। और इन्हीं में जल जो है केशिकात्व के कारण रुका रहता है, अर्थात केशीय रंध्र का बहुत महत्व है। जैसे मृदा के अंदर वाटर टेबल ये है मृदा के अंदर, ये वाटर टेबल है। केशिकात्व के कारण इस तल पे पानी नहीं रुकेगा, मृदा में पानी केशिकात्व के कारण चढ़ा हुआ रहता है, और जो फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो केशीय रंध्र का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से दूसरे इसमें रंध्र पाए जाते हैं, बृहत रंध्र इसको बोलते हैं या अकेशीय रंध्र बोलते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा रहता है, और अर्थात जहां पर मृदा कणों का आकार बड़ा होगा वहां पर इस प्रकार के रंध्र पाए जाएंगे। इनका व्यक्तिगत रंध्रावकाश बहुत ज्यादा बड़ा होता है।
जिसके कारण यहाँ पे पानी, जैसे ये रंध्रावकाश होगा, ये रंध्रावकाश होगा, ये यहाँ पर पानी रुक नहीं पाता है, पानी रुक नहीं पाता, अर्थात जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रहता है। और जब जल नहीं रुक पाता है, जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है, साथ में पोषक तत्वों को भी साथ में ले जाता है। तो इस प्रकार से ये मृदा रंध्र या मृदा रंध्रावकाश के प्रकार हो गए। दो प्रकार के जो मृदा रंध्रावकाश पाए जाते हैं। तो उसमें जो बड़े आकार, बड़े कड़ाकार वाली जो मृदा होती है, उसमें वृहत रंध्र या अकेशी रंध्रों की मात्रा अधिक होती है और उनका आकार बड़ा होता है। और ऐसे मृदाओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे चला जाता है। और केशी रंध्रों में केशिकाकर्षण के तनाव के कारण पानी रुका रहता है और उसी में मृदा विलयन पाया जाता है। उस मृदा विलयन में पोषक तत्वों की मात्रा भी शामिल होती है। तो ये हो गया रंध्रों के प्रकार। उसके बाद में मृदा रंध्रावकाश का महत्व क्या है? देखिए बच्चों, सजीव प्राणी के लिए जल और वायु का होना जरूरी है। इन दोनों के बिना जो है जीवन संभव नहीं है, चाहे जंतु हो और चाहे पौधे हो। अर्थात कोई भी जीव या जंतु बिना इन दोनों के मृदा और जल और वायु के कमी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पौधों को भी श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। बिना श्वसन के पौधों का भी जीवित रहना मुश्किल है। और पौधे श्वसन की क्रिया जो है वो किससे करते हैं? जड़ से करते हैं। अर्थात जड़ जो होती है वो मृदा केंद्र होती है, अर्थात जो है इसके लिए वायु जरूरी है। श्वसन के लिए वायु जरूरी है, पौधों के लिए भी, क्योंकि वो भी श्वसन करते हैं और श्वसन में वो भी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं हम लोगों की तरह। जैसे जंतु जो है श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के जो है श्वसन संभव नहीं है। और ऑक्सीजन हमें मालूम है वायु में पाई जाती है या जल में घुलनशील मात्रा में पाई जाती है, घुलनशील रूप में पाई जाती है। अब समस्या ये आती है कि केवल जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उससे पौधे जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं जितनी उनको आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो है मृदा वायु का होना जरूरी है। वायु में ऑक्सीजन जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में पौधे उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, रंध्रावकाश नहीं होगा, अर्थात मृदा के अंदर खाली वाला स्थान नहीं रहेगा, तो मृदा वायु नहीं रहेगी। और मृदा वायु नहीं रहेगी तब जो है ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, पौधे श्वसन कैसे करेंगे? तो उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अर्थात रंध्रावकाश का होना जरूरी है, पर्याप्त रंध्रावकाश होना चाहिए। ठीक है। और देखिए, ज्यादा रंध्रावकाश होगा तो एक समस्या क्या आती है कि जल भी जरूरी है, जल जरूरी है। अब ज्यादा रंध्रावकाश हो गया, बड़े बड़े रंध्रावकाश होंगे अगर, ठीक है, ज्यादा रंध्रावकाश पोरोसिटी से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत रंध्रावकाश की बात है। अगर रंध्रावकाश बड़े बड़े होंगे तो पानी, तो मृदा जो है जल को रोकने की क्षमता जो है वो खो देता है, जिससे पानी नीचे चला जाता है। तो दोनों कंडीशन में, बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं होना चाहिए, बड़े आकार में रंध्रावकाश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत कम मात्रा में होंगे तो मृदा वायु और मृदा जल दोनों की कमी जो है पौधे महसूस करेंगे। मृदा वायु मृदा जल के लिए जो है रंध्रावकाश का होना
जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है ऐसी भूमियां जिसमें रंध्रावकाश पर्याप्त मात्रा में है, उसमें जल संचार और वायु संचार अच्छा होता है और पौधे पर्याप्त मात्रा में जो है उसका प्रयोग कर लेते हैं। श्वसन तो जड़ों से ही करेंगे और जड़ कहाँ पाई जाएगी? मृदा में पाई जाएगी। तो मृदा में वायु का होना जरूरी है। इसीलिए अगर जब सिंचाई करते हैं और सिंचाई के समय पूरा का पूरा खेत भर दिया जाता है पानी से, तो पौधों को जो है श्वसन क्रिया में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से मृदा में पानी न भर करके खाली मृदा को नम करना चाहिए, जिससे जो है पर्याप्त मात्रा में उनको मृदा वायु मिलती रहे। जब वायु मिलेगी तो श्वसन भी अच्छी तरीके से होगा। थोड़ा मृदा वायु के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, जो वायुमंडल की वायु है और जो मृदा के अंदर वायु है, उसके कंपोनेंट में थोड़ा सा अंतर रहता है। जैसे वायुमंडल की वायु है, वायुमंडल की वायु और मृदा की वायु, वायुमंडल की वायु और मृदा की वायु, उसके कंपोनेंट में थोड़ा अंतर रहता है। दूसरा हो जाएगा मृदा वायु। जैसे बात करते हैं O2 की, हमें मालूम है वायुमंडल की वायु में O2 जो है 21% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 21%। और मृदा वायु में वही 18 से लेकर के 20% पाई जाती है। जो अभी बताया मृदा वातन पे डिपेंड करता है, तो रेंज वही रहेगी 18 से 20% तक रहेगी। अब इसका कारण क्या है? ये तो हम हर जगह पढ़ लेंगे कि वायुमंडल की वायु में 21% ऑक्सीजन है, मृदा वायु में 18 से 20% ऑक्सीजन है। ये तो हम किताबों में पढ़ेंगे। समझिए इसको कारण क्या है कि क्यों जो है मृदा वायु में ऑक्सीजन जो है वो कम पाई जाती है वायुमंडल। देखिए, मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो है ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेते हैं श्वसन की क्रिया में। तो ऐसी कंडीशन में मृदा वायु में कुछ न कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर भी पौधे इसी में से जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे जो है CO2 की बात करते हैं तो आमतौर पे CO2 जो है वायुमंडल में 0.003% पाई जाती है। 0.003% पाई जाती है। अब ये तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, CO2 की बात हो गई। अब मृदा में 1% तक पहुंच जाती है, 0.6 से लेकर के 1% तक पहुंच जाती है। तो इसमें क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो डाटा दे रहे हैं ये याद भी करना है, ठीक है। मृदा वायु में ऑक्सीजन 18 से 20%, मृदा वायु में CO2 की 0.6 से 1%, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसमें मृदा वायु में CO2 अधिक पाई जाती है और वायुमंडल की वायु में CO2 कम पाई। इसका कारण क्या है कि जो सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो CO2 को निकालते भी है ना श्वसन क्रिया में, तो CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात आती है। नाइट्रोजन गैस लगभग 79% के करीब जो है वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 79%।
और मृदा वायु में 79% प्लस होती है, 79% प्लस होती है। इसका कारण क्या है? मृदा में हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मृदा में जो है सूक्ष्म जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जो विनाइट्रीकरण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। इसीलिए वायुमंडल की अपेक्षा मृदा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो ये तुम्हारा हो गया मृदा में पाए जाने वाले मृदा में जो वायु पाई जाती है उसकी कंडीशन बताई गई है कि क्या होगी। ठीक है।